नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें रेलवे की एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी के एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं। मिसलेनियस एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों के बिहाफ पर जो प्रश्न आपको रेलवे की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, उन्हीं के रिलेटेड, उन्हीं के रिलेवेंट आप सवालों को देख पा रहे हैं। डेली के डेली 15 से अधिक सवालों को आप लोग कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, और यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन का। बाकी हमने जैसे आपसे कहा है कि डेली कनेक्ट रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, अपनी रीच में हमारे साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशंस बना रखिए। और अगर अच्छा लगे तो हमसे जुड़ने के लिए, हमसे हमेशा कनेक्ट रहने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। इस परीक्षा को और बेहतर बनाने के लिए इसमें हम एक दूसरे के साथ प्लान कर सकें। जो भी आपको लगे सुझाव दें, जो आपको लगे डिमांड है, जो आपको लगे जरूरत है, उसको हमें कमेंट करके बताएं। हम लोग एक और टारगेट बनाएं, जिसको हम लास्ट में भी सजेस्ट करेंगे आपको, कि आप प्रत्येक सेशन से एक टॉपिक को सिलेक्ट किया करिए, अपने कमेंट्स दिया करिए, और हम चाहेंगे कि सप्ताह के इन तक उस टॉपिक पर एक मैराथन आ जाए, जिसमें उस टॉपिक की प्रॉपर क्लियरिटी आए, उस टॉपिक को हम अच्छे समझ पाएं, उस पर सवालों को कर पाएं, प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाएं। मैं आपको आज के सेशन के सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। सभी लोग ध्यान से देखें, पेन कॉपी उठा लें, एक एक सवाल को हल करते रहें, हमें कमेंट करके आंसर बताते रहें, अपने डाउट्स हमसे पूछते रहें, और वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। पहला सवाल देखिए, सिंपल इंडिसेस का सवाल है। आप लोग इस तरह के सवाल अक्सर फेस करते हैं, खास करके इन परीक्षाओं में, जिसमें रेलवे की कनेक्टिविटी आपको दिखेगी। सवाल में देखिए क्या लिखा है, पी अपान क्यू एक बेस है, और उसके ऊपर पावर लगी है 2m+2। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, क्यू अपान पी है, की होल पावर कितना बताएं, 9 - m है। हमें यहां पर इस इक्वेशन से m की वैल्यू निकालनी है जो पावर में है। वो तभी पॉसिबल है जब हम पावर को कंपेयर कर पाएंगे। पावर का कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब बेसेस सेम हो। बेसिस नंबर में तो सेम है, वैल्यू में सेम है, बट पोजीशन में नहीं है। इन पोजीशन को सेम करने के लिए सिंपल इंडिसेस का कॉन्सेप्ट पता हो। अगर a बटा b की पावर कुछ भी लिखा हो, सपोज करिए m लिखा है, तो हम इसको जैसे ही बेसिस का रेसिप्रोकल करेंगे, अर्थात b बटा a करेंगे, पावर अपने आप साइन अपनी बदल देगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट ही होता है कि बेसिस को रेसिप्रोकल करने पर, उनका व्युत्क्रम करने पर, पावर अपनी साइन को चेंज कर देता है, पावर चेंज हो जाता है, साइन अल्टर कर देता है। यहां पर भी p अपान q है, q अपान p है, तो q अपान p को जैसे इसको तो ऐसे लिखते हैं, p अपान q की होल पावर कितना करते हैं, 2m+2 है। यहां पर हम कितना कर दें, यहां पर हम लिख दें p अपान q। तुरंत ही क्या होगा बताइए, जो पावर है वो अपनी साइन को जब चेंज करेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब हम बेसिस को सेम देख पा रहे हैं, तुरंत पावर को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब हम 2m+2 इज इक्वल टू हम m-9 लिखेंगे। अब आप अगर m को इधर लाइए तो यह सिंप्लीफाइड हो जाएगा m का मान, और 2 उधर जाएगा, जो कि -9 - 2 मीन्स -11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का हल कलेक्ट कर रहा है, तो आप वहां से सवाल का सही आंसर डिसाइड कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं -11 सवाल का राइट सोल्यूशन। अगले सवाल पर चलता हूं। मेरे पास 5400 रुपए है, मुझे पी क्यू तथा आर के बीच इस प्रकार विभाजित करना है कि पी का जो 6 गुना हो वो क्यू के 3 गुने के बराबर हो, जबकि आर के 8 गुने के बराबर है। सिंपल कंपैरिजन बिटवीन पी क्यू आर दिया हुआ है, मुझे इस रेशियो को डिसाइड करना है, और मुझे बताना है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या है। मैं कहूंगा, देखिए सवाल में p का 6 गुना 6p बराबर 8q, बराबर 8q बराबर 3q है, सॉरी नॉट 8q, इट इज 3q, यहां पर 3q लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 8r। जब भी ऐसे कभी रिलेशंस आपको दिए हो, तो आपको परस्पर तीनों टर्म्स को कंपेयर करना होता है, और कंपैरिजन करने का बहुत सिंपल आसान प्रोसेस है कि आप सभी का रेसिप्रोकल कर दें, 1/6, 1/3, 1/8। ऐसे में तीनों का एलसीएम ले लें, जो कि 24 होगा। 6 से डिवाइड करें 4 हुआ, 3 से डिवाइड करें 8 हुआ, और 8 से डिवाइड करें 3 हुआ। यही तीनों का रिलेशन हो गया, मतलब 4, 8 और 3। ये भाग आपका P है, ये भाग आपका Q है, और ये भाग आपका R है। 24 अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास कुल धन जो तीनों के बीच बांटना है, अर्थात P के बीच, Q के बीच और R के बीच, वो है आपका 5400 रुपए। कितना है, 5400 रुपए। अनुपाती पदों का जोड़ करिए, 8 4 12, 12 3 15। 15 की तुलना तुरंत आप 5400 अर्थात 54 से करिए। एक का मान देखिए, 15 तो यहाँ 45 होता है, 45 4 45 9 54, 15 छक्के 90, 360 अर्थात एक का मान आपका 360 हो गया। अब हमको निकालना किसका है बताइए, आर का हिस्सा, जो कि अनुपाती रूप से 3 है। 3 से गुणा करें, 3 शून्य शून्य, 3 छह 18, 3 तिया 9 1 10। 1080 रुपए देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। जो आर का हिस्सा है, जो अनुपाती हिस्से में 3 है, अनुपाती भाग में 3 था, 3 की तुलना करके हमने आंसर कैलकुलेट किया। सेकंड सवाल आपका डन होता है। थर्ड पर आ जाइए। थर्ड सवाल देखिए क्या लिखा हुआ,
अरविंद अपनी आय का 75% तो खर्च ही कर देता है, मतलब जितना कमाता है उसका 75% अर्थात 3/4 हिस्सा फिनिश कर देता है, खर्च करता है। उसकी आय 20% अगर बढ़ जाती है, उसकी इनकम को अगर 20% बढ़ा दिया जाता है, ध्यान से सवाल को समझते चलिएगा, एकदम क्लियर करते चलिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, वो अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी करता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई? यह सवाल है, सिंपल पैटर्न है, इसको हल करते हैं और समझते हैं, देखिए प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात 75% की करते हैं, पहले तो आप दिमाग में रखिए प्रत्येक व्यक्ति की आय 100% होती है। 100 में अगर वह 75% खर्च ही कर देता है, 75% मतलब 75 रुपए अगर हम 100 की वैल्यू लेकर चलते हैं, और बचत ऑटोमेटिकली 25% की होगी। अब इसने सवाल में हमसे कहा है कि उसने आय आय उसकी 20% बढ़ाई गई और खर्च में 10% की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार से पूछा गया कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि नजर आई, बढ़ोतरी हुई, ये हमको बताने की नीड है। एक बात आप सोचिए ध्यान से, जैसे अगर उस व्यक्ति की हम टोटल डिस्कशंस करते हैं, हमने कहा आय है, ठीक है, खर्च है और बचत है, तीनों टर्म्स को यहां पर मैंने प्रेजेंट किया। 100 से भी जा सकते हैं, बाकी आप जनरल टर्म्स भी लेकर चल सकते हैं, सुनते जाइए बातों को। मैंने कहा कि 75% खर्च करता है, 75% को भिन्न में लिखिए 3/4, मतलब 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, 1 बचाता है। सवाल में कंडीशन क्या है? सवाल में कंडीशन है आय में 20% की वृद्धि होती है, आय 20% बढ़ी है। अगर आय 20% बढ़ी है तो आप ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर उसकी कंडीशन क्या होगी कि आय मतलब यहां पहले इनकम कितनी थी? 4। 4 का अगर मैं 20% देखिए इस हिसाब से लेकर चलूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर क्या कंडीशंस बन रही है, क्या स्थिति बन रही है। तो हम लोग चाहे तो इसको 100 और इसके हिसाब से भी लेकर जा सकते थे। जैसे हम कहते हैं कि 100 इनकम थी, खर्च 75 था, ठीक है, और खर्च 75 था तो 25 की बचत थी। अब सवाल क्या कहता है कि आय में 20% वृद्धि होती है, तो 100 में 20% बढ़ाना इट्स वेरी इजी टास्क, 120 हो गया। कह रहा है कि उसके खर्च में जो खर्च था, देखिए यहाँ पर 75%, उसमें भी 10% अगर बढ़ाया तो 7.5 बढ़ेगा, 7.5, क्योंकि इसका 10% सिंपल होता है भाई, 7.5 हो गया। अब यहाँ पर 75 7 82, 82.5 हो गया। अब बचत की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ 17 और 17 के बाद ये देखिए 37.5 हो जाएगा, 37.5 होगा। इस हिसाब से अगर इंक्रीज देखिए तो 12.5 होगा, और 12.5 इसका आधा ही है, गुणे 100 बटे अगर हम 25 करते हैं, 25 चौके 100 होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि इसके हिसाब से 25 चौके 100 हुआ, और 100 के बाद 12 चौके 48, मतलब 50% होगा। सीधा सीधा इसका जो 12.5% होगा, 25 का आधा ही होता है, और हम लोग 50% का इंक्रीज यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। हम डायरेक्ट भी कुछ दिमाग हल्का फुल्का लगा सकते थे, ऐसी बात नहीं, जैसे मैं सिंपल आपको बता दूं कि ऐसे भी कर सकते थे। जैसे हम कहते हैं कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि हमारा खर्च कितना था? 3 था, बचत कितनी थी? 1 की, करेक्ट है, ये बना था। अगर हम सीधा कहते कि देखिए खर्च में 10% की बढ़ोतरी हुई, यहां पर खर्च में 10% की बढ़ोतरी हुई, तो सीधा सीधा हम 10% का इंक्रीज मल्टीप्लीकेशन कर देते, कितना होता? 30%। बचत देखिए, अब यहां पर एक बात हमको समझना है, खर्च में 10% की बढ़ोतरी हुई, यही चीज हमको जो यहां पर है बचत को, क्योंकि बचत वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो खर्च के बाद का पार्ट होता है। अगर आय बढ़ा था तो वो वाला हिस्सा यहां भी तो इंपैक्ट डालता, यहाँ भी तो 20% कर देते जिसका 20% होता है। दोनों को देखिए जोड़ दीजिए कितना आएगा? 50% आएगा, ठीक है। यहाँ से 30%, वहां से 20%, मिल करके कितना हिस्सा बन रहा है? 50%। और 50% पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो तीसरे सवाल का करेक्ट माना जाएगा। आप सभी लोग रियलाइज कर लीजिएगा, सभी लोग कंफर्म करिएगा। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है यह सवाल, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलिए। 12 और 39, देखिए सवाल क्या है, 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है का औसत बताइए क्या होगा? 12 है, 13 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते गए, और 39 है, मतलब इतनी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक है, लेकिन इनमें से मुझे वही लेना है जो 5 से विभाज्य है। 5 से कटने वाली संख्या अगर शुरुआत देखा जाए तो 15 होगी, जो 12 और 39 के बीच में सबसे पहली 15 होगी, और अंत वाली संख्या क्या होगी? 35। मैं आपको बता दूं, अगर संख्याएं क्रमिक है, क्रमिक का मतलब अंतर सेम है, डिफरेंस सेम है, उनका सार्वंतर है, सार्वंतर है कि नहीं? अगली संख्या क्या होगी? 20, अगली संख्या क्या होगी? 25। देखिए आपको गैप सेम दिख रहा है। ऐसे में अगर हमें इन संख्याओं का औसत करना है तो सिंपल रूल होता है एवरेज का, क्या?
फर्स्ट, फर्स्ट मतलब 15, लास्ट, लास्ट मतलब 35 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, 35 15 होता है क्या बताएं 50, 50 बटे 2 करिए तो कितना हो जाएगा 25। मतलब उन सभी संख्याओं का जो 12 और 39 के बीच में है उनका औसत हो जाएगा 25। उनका औसत कितना होगा 25, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। आप लोग करेक्ट आंसर नोट करिएगा, राइट सोल्यूशन आपके सामने है। अगले सवाल पर आइए। दिया है tan थीटा। देखिए हमने आपको पहले भी कंफर्म किया है कि रेलवे एडवांस के लिए माना जाता है। लगभग 40% हिस्सा आपका एडवांस से कनेक्टेड होता है, जिसमें सब आता है। एलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, सांख्यिकी आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग 2D 3D मेंसुरेशन आता है। बहुत शानदार शानदार सवाल आपको फेस करने को मिलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 है। ध्यान से देखिएगा। अब हमसे कहा क्या कि 1 देखिए यहाँ रूट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई रूट 1 प्लस साइन थीटा। करेक्ट है, 1 माइनस साइन थीटा रूट 1 प्लस साइन थीटा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे आप देखिए सिंपल अप्रोच है, अगर आप इसको हल करते हैं तो एकदम इजीली जाइए। इसके लिए हम पाइथागोरस का सिस्टम जो फॉलो होता है उसको फॉलो करें। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 90 है, तो tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ऊपर का मान 8 है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस 15 हो गया। अब इसके लिए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा है, तो 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का होता है 64। दोनों को जोड़ दे 289 का वर्गमूल करने से 17। अगर याद नहीं तो याद करना पड़ता है कई सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, जिससे हमें परपेंडिकुलर कंफर्म हुआ, बेस कंफर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण कंफर्म हुआ। अब रूल के हिसाब से साइन, दरअसल अगर साइन कॉस का डायरेक्ट कंपैरिजन होता तो डायरेक्टली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा। करेक्ट, लेकिन हम उसको नहीं यहाँ अप्लाई कर सकते क्योंकि दोनों का मान साइन था। अब यहाँ पर साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब जिसको अंग्रेजी में लंब बटे कर्ण कहते हैं। तो लंब का मान तो 8 ही है और कर्ण का मान 17 हो गया। अब इस पे सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू को, जैसे यहाँ पर 1 माइनस 8 बटे 17 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 8 बटे 17। हल करिए ऊपर का हिस्सा 17 भाई, एक से किसी चीज को जैसे हम एक से करते हैं m माइनस n, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है n माइनस m डिवाइड बाई n, यही नियम होता है। 17 में से 8 घटेगा 9, 8 17, 9 बटे 17 कर दीजिए। रूट के अंदर एक साथ ले भी जा सकते हैं, इसको क्या करेंगे 17 8, अब जैसे एक में जोड़ना है m प्लस n को, हम सीधा सीधा लिखिए m प्लस n डिवाइड बाई n, ये नियम होता है। 17 8 25 बटे 17 होगा। 17 17 से कैंसिल हो जाएगा जब ये ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट बनेगा तो। अब बटा रूट के अंदर कितना बताएं 9 बटा 25, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का होता है 5, 3 बटे 5 इसका राइट सोल्यूशन होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पांचवा सवाल आपका डन होता है। पांचवा सवाल डन होता है। कितना आंसर आ रहा है बताएं 3 बटे 5, 3/5 इज द राइट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्जल द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। दो समांतर पैरेलल लाइंस होती हैं, एक ट्रांसवर्जल जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, उसको ट्रांसवर्ज करती है। ऐसा कि कोण 1 और 2 ट्रांसवर्जल के एक ही पक्ष पर आंतरिक कोणों का निर्माण करते जोड़ा जाता है। यदि कोण m1 इज इक्वल टू 65 तो 2 का माप क्या होगा, ये आपसे पूछा। जैसे अंग्रेजी में पढ़ने अगर दिक्कत हो तो a pair of the parallel lines, a pair of parallel lines, देखिए दिस इज द पैरेलल लाइंस is intersected by a transversal, एक ट्रांसवर्जल से such that angle 1 and angle 2 from a pair of interior angles, ये दोनों अल्टरनेटिंग एंगल्स है, मतलब आंतरिक है। सबसे पहले इंटीरियर है, कोण 1 है और दूसरा क्या है कोण 2 है। इस प्रकार से दो कोणों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया, दोनों एक ही साइड में है। अल्टरनेट यहाँ मेंशन होता, चाहे इस साइड में हो चाहे यहाँ पर सो साइड में। आप सुनिए क्या लिखा है। कोण 1 की वैल्यू हम लोग को दे रखा है 65 और कोण 2 का मान आपसे पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी किन्हीं दो समांतर रेखाओं को पैरेलल लाइंस को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है ऐसे, तो जो अंतः कोण होते हैं दैट इज कॉल्ड को इंटीरियर, ये आपस में सप्लीमेंट्री, अगर यह कोण ए है कोण बी है तो मैं आपको बता दूं a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों को जोड़कर 180 अंश होना होता है। सेम यही अप्रोच यहाँ भी होगा। मैं लिखूंगा कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको जैसे एंगल 1 का मान दिया है 65 प्लस एंगल 2 कर दो बराबर 180 है, तो मतलब एंगल 2 का मान अगर आपको निकालना है तो 180 माइनस 65 कर देता हूँ। 10 से 5 5, 7 से 6 115 डिग्री हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में आपको राइट सोल्यूशन पे दिया हुआ है। तो छठे सवाल का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 115 डिग्री आप लोग करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। इस सवाल का करेक्ट सोल्यूशन माना जाएगा। अगला सवाल देखिएगा।
इस सवाल नंबर हम पहुंच रहे हैं 7 पर। किसी समांतर श्रेणी के पहले और अंतिम पद, समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म आपको दिया है a, जो कि आपको 18 दिया है, और लास्ट टर्म दिया है जो tn होता है 48 दिया है। यदि इसके पदों का जोड़, पदों का योग 396 है, मतलब Sn इक्वल टू 396 है, तो पदों की संख्या क्या होगी, मतलब n का मान कितना है। जब मैं आपको बताऊं किसी समांतर श्रेणी में पहला पद पता हो, अंतिम पद पता हो और पदों की संख्या पता हो, तो योग निकालने का नियम होता है Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2 a प्लस एल। यही प्रोसेस होता है। a मतलब फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म। Sn की जगह आपको 396 दिया है, n नहीं पता है, n लिखता हूं, बटा 2 कर देता हूं, a की जगह पर 18 लिखता हूं और b एल की जगह पर 48 लिखता हूं। करेक्ट है। इसको इधर ही कर दीजिए, 396 लिख दीजिए, बराबर n रखिए, और यहाँ पर देखिए 8 8 16 है, 4 1 5 1 6 है, 4 1 5 1 6, 66 हो गया। अब इसको काट पीट सकते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी बने, जैसे 11 छके 66, 11 तिया 33, 11 छके 66, 6 से और काट दे 6, n का मान आपका 6 होगा। अर्थात पदों की संख्या इस सवाल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितनी दे रखा है, हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, एक चीज आपका मिस हुआ है। अगर आप देखो तो या 2 नहीं गया था, 2 लिखते तब जाकर 2 छंगे कितना हो जाता बताएं, 12। अर्थात पदों की संख्या यहाँ पर सवाल में 12 होगी, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। क्रॉस 2 से गुणा हमको पहले से लिख देना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आया, मिस किया। आप लोग समझ गए होंगे, डी ऑप्शन 12 पदों की कुल टोटल संख्या थी। सवाल 7 आपका डन होता है, सवाल 7 का सोल्यूशन आपके सामने होता है। 8वें पर आ जाइए। ए और बी तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पीए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक इवेंट था, एक इवेंट ए था, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4 है। और एक दूसरा जो हमारे पास दूसरा इवेंट था, दोनों स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, परस्पर एक दूसरे के होने से दूसरे के होने ना होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4 थी और पी ऑफ बी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.6 थी। तो पी ऑफ, देखिए ध्यान से, पी ऑफ ए या मतलब आर होता है, बी का मतलब हम पी ऑफ ए यूनियन बी भी कहते हैं। इसका मान इसने हमसे पूछा है कि इसका मान क्या होने वाला है जब दो स्वतंत्र घटनाएं हों। ऐसी कंडीशन में आपके सामने और एक चीज हमको यहाँ पर जैसे कहा है कि पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, हम लोगों से पी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है। जब घटनाएं स्वतंत्र हों, ध्यान सुनिएगा, जब घटनाएं स्वतंत्र हों तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, पी ऑफ ए होता है प्लस पी ऑफ बी होता है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब आप कहोगे सर हमको पी ऑफ ए पता है, हमको पी ऑफ बी पता है, हमको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो पता ही नहीं है, तो कैसे हम इस मान को निकाल पाएंगे। मैं आपको बता दूं, किन्हीं भी दो स्वतंत्र घटनाओं के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, आपको पी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है, मतलब दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। बताएं क्या, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनिए, पी ऑफ ए का मान क्या है 0.4, करेक्ट। पी ऑफ बी का मान क्या है 0.6, माइनस इसका मतलब इंटरसेक्शन कितना होगा, अभी अभी हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, 0.4 इंटू 0.6, तो यहां पर लिख देंगे 0.4 इंटू 0.6, करेक्ट है। ये ऐड हुआ तो 1.0 हुआ और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 0.24 हो जाएगा, मतलब जब हम हल करेंगे तो 0.76 आएगा, साल करने पर 0.76 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट है। इस तरह की जानकारियां और प्रोबेबिलिटी के ऐसे अप्रोच जिसमें डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात की जाती है। प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पाठ्यक्रम का, आपके सिलेबस का, जिसको बहुत ही सीरियसली पढ़ना होता है, बहुत ही सीरियसली इसको डिफाइन करना होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी वर्तमान कीमत 10,000, बहुत सस्ता है भाई। वह इसे रोडनी को 10% के लाभ पर बेचता है। रोडनी उस प्लॉट को 10% नुकसान पर डेविड को पुनः वापस बेचता है। पूरे लेन देन में रोडनी का हानि या लाभ हमको निर्धारित करके बताना है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कंफर्म करके हम लोग को समझना है। देखो, प्रक्रिया डेविड से शुरू हुई, रोडनी के पास गई, करेक्ट है। पहले क्या किया डेविड ने, सतत प्रक्रिया चल रही है क्योंकि उसी धन को एक बार बढ़ाया जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है। डेविड ने कोई प्लाट 10,000 में खरीदा, उसने 10% के लाभ मतलब 1/10 अर्थात 10 में खरीदकर 11 में रोडनी को बेचा।
रोडिनी उसी प्लाट को 10% के नुकसान पर डेबिट को पुनः बेच देती है। 10% का नुकसान का मतलब ही होता है क्या बताएं, यहीं पर थोड़ा सा निर्धारित करना अपने लिए टफ हो जाती है चीजें। 10% का नुकसान यहाँ निर्धारित करना अपने लिए थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बता दूं इसमें सिस्टम क्या बनता है, यहाँ पर क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। जैसे क्योंकि हमने जैसे इसने खरीदा था, इसको बेचा था 10% के लाभ पर, अब इसने 11 में खरीदा है, सुनते जाइए, 11 में खरीदा है और यहां से इसने क्या किया, 10% के नुकसान पर, 10% के नुकसान पर किसको बेच दिया था, फिर से उसी को बेच दिया। अब यही अगर हमारी क्लियरिटी बने, इसी पर हमारा अप्रोच हो, जैसे हम ऐसे सोच लें कि हम इसने जैसे मान लीजिए यहां पर कितने में खरीदा था, 11 में, और इस पर 10% के नुकसान पर इसने किसको बेच दिया, फिर से डेबिट को बेच दिया। स्थिति तो यही बन रही है ना। अब ऐसी स्थिति में जैसे हानि की बात हम लोग करें, हम इसको दोनों को दरअसल बराबर रखना चाहते हैं। हमें चाहते हैं जितने में उसने, देखिए खरीदा उसने 11 में था, अब हम चाहते हैं कि वह 11 में खरीदी है फिर उसको बेच रही है। एक ऐसा अमाउंट हम निर्धारित कर लें जिससे कि क्लियरिटी बन जाए। जैसे क्लियरिटी ऐसा हो जाए दोनों बराबर रहे, 11 भी लेकर हम चल सकते हैं, लेकिन 11 पर 10% को बनाना बड़ा अजीब होता है। एक जीरो से अगर हम मल्टीप्लीकेशन इसका कर दे, जैसे मान लीजिए इसको हम 110 बना दे, इसको भी हमें करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, मतलब ये 100 हो जाएगा। अब इससे फायदा रहेगा कि फिर उसने देखिए 110 में खरीदा था रोडिनी ने, और इसको जब 10% इस पर निकाले कि 11 कम होगा, 99 में बिकेगा, समझ रहे, 99। अब यहां से देख रहा होगा कि आपको 11 रुपए की, मतलब यहां से देखिए 11 रुपए की हानि है, 11 की हानि जो 10% है। अब सवाल में यही कहा है कि पूरे लेन देन में, अब यही हमको समझना है कि पूरे लेन देन में रोडनी को कितने रुपए की हानि या फायदा हुआ, हुआ तो हानि है, आप सबको पता है भाई। अब ऐसी कंडीशन में जो प्लाट की कीमत थी वो 100 थी, 100 का मान 10,000 था, और अभी हानि कितने की, 11 की उसको हुई है। 11 का मान हमको निकालना है तो कितनी हो जाएगी, 1100। बहुत ही मतलब थोड़ा घुमाऊ है, अजीब सा, मतलब कि आपको प्रॉब्लम देगा। डी आपका राइट सोल्यूशन होगा, 1100 रुपए की हानि। अगर जैसे देखो कोई डेटा लेकर चलेगा तो उसका भी हल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हानि तो भाई उसको हुई, एक बार तो उसने पहले ही वहां पर फायदा नहीं दिया था उसको 10% के लाभ के लिए, उसके बाद फिर उसने हानि पर बेचा है, तो नुकसान तो हुआ ही उसको, ठीक है। इस सवाल का, 9वें सवाल का राइट सोल्यूशन होता है। 10वां सवाल देखिएगा, एक कोऑर्डिनेट का सवाल है। यदि k का मान, यदि k का मान मतलब k का मान है तो बिंदु की इतने संरेख है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु, एक A है, दूसरा B है, तीसरा C है। इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है, और इसका निर्देशांक x3 y3 है, ठीक है। ये तीनों अगर कोलिनियर है तो मैं आपको बता दूं इसकी प्रवणता बराबर इसकी प्रवणता, मतलब m1 बराबर हो जाएगी m2 की। अगर दो रेखाओं, एक रेखा पर स्थित 3 बिंदुओं की प्रवणताएं सेम हो गई तो दोनों रेखाएं संरेख है, अर्थात एक ही रेखा पर है, कोलिनियर है। प्रवणता कैसे बनेगी, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। अब सुनो, इस सवाल में यहां पर लिखा है -5, 1, यहां पर लिखा है 1, और यहां पर लिखा है 4, -2। चलिए जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे सब्स्टिट्यूट करते जाइए। क्या लिखा जाएगा, k-1, ठीक है, 1 + 5 बराबर यहां पर y3 मतलब -2 - k डिवाइड बाई 4 - 1, सही है। यहां पर कितना होने वाला है बताइए, ये हो जाएगा k-1 बटा 5 × 6 बराबर -2 - k अपान 3, 3 दूना 6 होता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई, लिखो k-1 बराबर -4 - 2k, करेक्ट। इसको इधर ही कर दे 3k, और इधर -4 + 1 जो -3 होगा, 3 3 को काटेगा तो k बराबर पहला ऑप्शन -1 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सब लोग अच्छे से देख लें, समझ लें, कंफर्म कर लें। आई होप सबको समझ में भी आया होगा। 10वां नंबर आपका डन होता है। 11वें पर आइए। एक आदमी ने अपनी आय का 1/3 हिस्सा 1/3 पार्ट 7% के साधारण ब्याज पर, 1/4 हिस्सा 8% के साधारण ब्याज पर, और अपनी बची हुई आय का 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 1 साल के अंत में कुल ब्याज अगर उसे 561 रुपए प्राप्त होता है तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, अर्थात उसके पास कितनी वैल्यू थी टोटल, ये हमको डिसाइड करके बताना था। ऐसे के लिए हमको आय फिक्स डिसाइड करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। कैसे, जैसे 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, अब अगर चाहो तो परसेंटेज लीजिए, परसेंटेज ले, लेकिन परसेंटेज से भी लेकर जाना बड़ा अजीब होता है।
एक आंकड़ा आपको ऐसा सोचना है जिसका 1/3 करो, 1/4 करो तो कोई भिन्न ना बने, 100 भी लेने पर फंस जाएगा। आपको एक संख्या ऐसी लेनी है जो 3 से कटे, 4 से कटे, 12 से कटने वाली है, 12 ही ले लीजिए, 12 दूना 24 ले लीजिए, 12 पंचे 60, कुछ भी ले लीजिए, हमने 12 लिया। 12 का 1/3 हिस्सा कितना होगा? 4। 12 का 1/4 हिस्सा कितना होगा? 3। बचा क्या? 4 3 7 5 12, बचा क्या? 5। ब्याज कैसे गया? सुनो, ब्याज गया 7%, ब्याज गया 8% और ब्याज गया 10%, सही है ना? 7 चौके 28%, 8 त्रिक 24%, 10 पचे 50%। जोड़िए सबको, 28 24 52 होता है, 50 102%। 102% ये ब्याज है। 102% का मतलब 102/100, ये ब्याज है और ये मूलधन है। ये ब्याज है और ये मूलधन है, समझते चलिएगा। ये ब्याज है और ये मूलधन। तुलना सिंपल हो गई और सवाल में कह रहा है कि ब्याज अपने को कितना दिया है। जैसे अगर इस सवाल के हिसाब से चलिए तो ब्याज अपने पास कितना है कोई बताएं, और उसी के आधार पर हम लोग को निर्धारित करना है। जैसे हम अच्छा यहाँ चीज एक समझो सभी लोग, हमारे पास ब्याज है और मूलधन भी तो देखा जाए तो कहाँ गया? यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग चले, जैसे हम इसके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा हम लोग को ना। हमने कहा जैसे अपना ब्याज है 102 बटा, इसकी तुलना ऐसे मत सोचिए, 102 बटे अगर हम कर दे कितना 100, तो रियलिटी में जो ब्याज है वो कितना है? 561, है ना? बट अगर सवाल में रियलिटी में ब्याज ये इतना है। अब जैसे यहाँ पर बट हमारे पास क्या है देखिए, धन, अगर धन की बात करा जाए तो धन के हिसाब से अगर सोचा गया तो 12 का मान सोचिए, अगर हम निकालना चाहें तो 12 भाई यही रियलिटी है ना, ये धन है अपना, तो 12 का मान कितना? तो इसका मतलब है कि अगर यह वैल्यू जो ब्याज है अगर इस धन के बराबर है तो इतना मान कितने के बराबर होगा, यही हमको प्लान करना है। देखिए क्या होने वाला है, 561 गुणे 100 होगा, गुणे 12 होगा, अब बटे आपका 102 होगा। ठीक है, अब इसको काटिए पीटिए खत्म हो जाए। 17 छक्के 102 होता है, 17 त्रिक 51 होता है, फिर 17 त्रिक 51 होता है। ठीक है, 3 दूना 6 होता है, 3 11 बार होता है, 2 से काटे 6 बार होता है, 11 छक्के 66 100, 6600 यहाँ पर धन था जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया था। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन 6600 था जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 12वें पर चले आइए, सांख्यिकी का सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति सिंपल फार्मूला है? मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन है। बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस औसत 2 गुणे माध्यिका बराबर मोड प्लस मीडियन बाई 2, बहुलक बराबर 2 गुणे माध्यिका माइनस 3 औसत, या माध्य बराबर 2 मीडियन माइनस मोड अपान 2। ये हमको सोचना है, इसको डिसाइड करना है। कुछ बातें आपको क्लियर हो, जैसे कि आप इसमें कौन कनेक्टेड है। जैसे हम रूल जानते हैं, रूल के हिसाब से चलिए कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, ये हमको समझना है। दरअसल औसत लिख देता है ना, जैसे हिंदी में देखिए औसत लिखा है, जबकि सोचो यही माध्य है, अलग बात थोड़ी होती है। किसी जगह पर जैसे औसत लिखा है तो ये क्या होता है? माध्य होता है। अब इसी को जो डिफाइन कर दे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, वही अपना सही उत्तर है। अगर यहाँ पर देखिए जैसे बहुलक, अब सुनिए क्या लिखा जाए, यहाँ पर अगर हम लोग कनेक्ट करें, जैसे हमको इसको जस्टिफाई करना है, इसको मैच कराना है, कौन किसके साथ हमारा मैच कर रहा है, कौन किसके साथ हमारा कनेक्ट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी अभिव्यक्ति सही, यही तो हमें निर्धारित करने हैं, यही तो हमको बतानी है। जो हम फार्मूले के रूप में सही मानेंगे उसी को हम सही करेक्ट आंसर कर लेंगे। अब देखिए जैसे लिखा बहुलक माइनस माध्यिका, अब इसको ओपन करिए तो क्या हो, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब अगर हम लोग इसको इधर लेकर जाते हैं या माध्यिका को एक सर तरफ कर देते हैं तो सेट होगा? आप सोचो क्या इधर जाएगा? बहुलक को रहने देते हैं और 3 गुणे माध्यिका क्या सेट हो पाएगी? 2 माध्यिका है यहाँ पर, एक माध्यिका और आई, 3 माध्यिका हो गई, माइनस आपका 2 माध्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 माध्य है तो पहला तो सही हो रहा है। अब पहला है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है जो पहले ऑप्शन को कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा जो सी में है, मतलब पहला स्टेटमेंट है और ऑप्शन नंबर क्या है बताएं? सी है, करेक्ट हो गया। अगला सवाल 13वां देखिएगा। शुद्ध घी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। शुद्ध देसी घी 100 रुपए किलोग्राम है, इसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले वनस्पति तेल में मिलाकर, एक वनस्पति तेल था जो मतलब रिफाइंड ऑयल था, उसमें जिसकी कीमत थी 50, एक दुकानदार इस मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि वह दोनों को किस अनुपात में मिलाता था। देखो, एक 100 रुपए किलोग्राम वाला शुद्ध घी था
और एक 50 रुपए किलोग्राम वाला क्या था बताइए, वनस्पति घी था। दोनों को मिलाया और मिलाकर सेल किया कितने में, 96 में। अब अगर हमने यहाँ 96 रख दिया, जैसे एलिगेशन लोग लगाते हैं सवाल में, भाई ये तो शुद्ध देसी घी था, ये देसी घी था, और ये वनस्पति था, ये वनस्पति था। हमको अगर इसको मिलाना है, मिला करके हमें एक सर्टेन प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप इस मिलावट का लागत निर्धारित करो ना, विक्रय मूल्य नहीं। लागत निर्धारित करने के लिए 96 जैसे देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य है, और यह 20% के लाभ पर जनरेट हुआ है। 20% मतलब 1/5 होता है, मतलब 5 के समान को 1 बढ़ाकर 6 में बेचा है, तो 6 बराबर आप 96 कर दो, 1 बराबर 16 हो जाएगा, 5 बराबर 80, अर्थात इसकी लागत कितनी बनेगी, 80 रुपए बनेगी। तुलना हम इसी की कर पाएंगे, एलिगेशन लगा दें कैसे, इसका रेशियो, इसका रेशियो, 20 हो गया और ये 30 हो गया, 3:2 के अनुपात में यह लागत सेट होगी, यह आपका रेशियो बनेगा। 3:2 आपका डी ऑप्शन है, तो 3 भाग उसे देसी घी का लेना होगा, तो 1-2 भाग उसको लेना पड़ेगा किसका बताएं, यहाँ पर वनस्पति घी का, तब जाकर के उस मिश्रण को बेच करके 96 में 20% का लाभ अर्जित कर पाएगा। अगला सवाल देखिए, दो स्थानों से एक दूसरे की ओर ड्राइव करते हैं। दो लोग था, 2 स्थान थे, एक दूसरे की तरफ ड्राइव करते हैं, जो 56 किलोमीटर दूर है। दोनों जो पोजीशंस थी 56 किलोमीटर दूर थी। यहाँ पर पर्सन 1 था, यहाँ पर पर्सन 2 था, ये इधर मिलता है, निकलता है, इधर निकलता है। सुनिए, पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये है पहले व्यक्ति की स्पीड। दूसरे व्यक्ति की स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। अब सुनिए, यदि वे दोनों साथ ही ड्राइव करते हैं, साथ ही चलना शुरू कर देते हैं, तो वे 6 किलोमीटर दूर होने में कितने समय तक चलते रहेंगे, कि अभी वे 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इसके लिए उन्हें कितनी देर तक चलते रहना होगा, ये हमको बताना है। समझ रहे हैं इस बात को, सिंपल अप्रोच होता है उनके मिलने का समय। मिलने का समय सिंपल होता है, वो क्या होता है, जब विपरीत दिशा में लोग एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, निकलते हैं, तो उस समय उनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस होती है बटा चालों का जोड़ S1 + S2 से भाग किया जाता है, तो मिलने का समय निर्धारित हो जाता है। मिलने का समय निर्धारित हो जाता है, आप सुनते जाइएगा। अब यहाँ पर हमने कहा D है उनके बीच की दूरी 56, और चालों का योग कर दिए 12 13 25 होता है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते, देखिए 25 दूना 50 आएगा, क्या आता है 25 दूना 50। अब यहाँ पर जैसे अगर सोचो तो 50 किलोमीटर तो उन्होंने कवर कर लिया। अब कोई कहे कि हम इसमें जो 6 भाग है उसको भी डिवाइड करें, उसको करने की जरूरत नहीं। 2 घंटे जब वो लोग चल लेंगे तो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची है बताइए, 6 किलोमीटर। 50 में 50 तो खत्म हो गई, 6 किलोमीटर और बची है, तो 6 किलोमीटर दूरी अभी उनकी रहेगी कब, जब वो 2 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेंगे, 2 घंटे तक ट्रेवल कर लेंगे, तब जाकर के उनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर। जैसे मैं आपसे मिलने के लिए निकलूं और हम लोग के बीच की दूरी 100 मीटर रह जाए, इतनी देर तक हम लोग चले हैं, ठीक है। यही बातें यहाँ पर रह गई है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। एक शानदार सवाल है और मैं ऐसी प्रक्रिया शुरू करने चल रहा हूं। अगली क्लास में इस सवाल का मैं कमेंट लूंगा, अगली क्लास में सवाल का सोल्यूशन दूंगा, और मैं अगली क्लास में इस सवाल से ही कनेक्ट करूंगा। इस सवाल को आप सभी लोग आज की क्लास का होमवर्क मानिए और इसको करके मुझे दीजिए, कमेंट करके आंसर दीजिए, व्याख्या दीजिए। सवाल क्या है, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मनीष की प्रतिमाह औसत आय 8,784 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 25% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमाह औसत आय 99,085 थी, तो मई से दिसंबर तक मनीष की प्रति और माह औसत आय कितनी रही होगी, ये सवाल है। आरपीएफ कांस्टेबल जिसने हमसे पढ़ा होगा, इस सवाल पैटर्न को मैंने समझाया था। अगर आ रहा है तो आप करेक्ट करिए, बताइए, हमें आंसर कमेंट करके दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आज का सेशन यही एंड होता है। आप लोग अगर देख रहे हैं मुझे तो वीडियो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी सवाल को ही एक्सप्लेन करते हुए आंसर का वेट करूंगा। आंसर सभी लोग दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।